स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का क्लास कर रहे थे जिसमें अभी एक लेक्चर हुआ था। वन पार्ट, सिर्फ एक ही पार्ट हुआ था जिसमें हम लोग अभी तक आइसोकोरिक प्रोसेस तक कंप्लीट कर लिए थे कि क्या होता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, सो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस? तो वैसा प्रोसेस, यहाँ तक तो लोग क्लियर हो गए कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, तो ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये वैसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र जो हीट का होता है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर फिक्स होता है। सो चेंज डेल्टा फॉर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, चेंज नहीं हो रहा। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद था आइसोकोरिक, इसमें क्या था, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था। सो डेल्टा V इक्वल टू जीरो, डेल्टा फॉर चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ तो इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक में हीट चेंज नहीं होता है। सो यहाँ पे कहाँ पे हीट नहीं चेंज होगा, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में हीट जो है वो चेंज नहीं होता है, जैसा है एज यूजल वैसा ही रहेगा। ठीक है, और पहले भी हम बोल चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का चैप्टर है। बट थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा या स्टेट लेवल डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं क्लास। सो हम लोग उस हिसाब से पॉइंट वाइज जो एग्ज़ाम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वैसा हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, ना कि 11th क्लास का लिखने के लिए जो आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरी 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन या 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पे आ गया। ठीक है, इनिशियल फाइनल हुआ और फाइनल फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जो है वो बैक टू इनिशियल स्टेट में आ जाता है आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस। इसका मतलब क्या है, मान लो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, और बहुत सारा चेंजेस होते हुए ना, बहुत सारा चेंजेस हुआ, तो इनिशियल से फाइनल आ गया और फिर अगर इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो वैसा टाइप का प्रोसेस बोलते हैं साइक्लिक। मतलब जहाँ था वो फिर घूम के आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंजेस होता है। सो डेल्टा V जो होता है वो जीरो, तो डेल्टा मतलब चेंज जो होता है इसमें वो साइक्लिक का जीरो होता है। हीट जो होता है वो साइक्लिक में चेंज नहीं होता है, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल और फाइनल फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो U बोलो या H बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे हीट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन हीट, मतलब कि जब साइक्लिक प्रोसेस में हीट जो है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये 15 नंबर था। नेक्स्ट 16 नंबर क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सो 16 नंबर क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल अगर हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं 9-10 में स्टैंडर्ड में, तो हम लोग रिवर्सिबल मतलब क्या जानते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट हो जाए, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल। जैसे कि मान लो सपोज जब when nitrogen gas is react with hydrogen gas, then ammonia will be formed, and in lab ammonia is decomposed into nitrogen gas and hydrogen gas. ठीक है, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा, और लैब में हेबर प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होके, डिकम्पोज का मीनिंग होता है ब्रेक होना। तो डिकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ही रिएक्टेंट है तो अपने आप ब्रेक कैसे होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अमोनिया हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज ब्रेक होके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो क्या हो गया, जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट जो है वो फिर से रिएक्टेंट बन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एज वेल एज अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में ला सकते हैं। मतलब अमोनिया फॉर एग्जांपल, अमोनिया फिर से N2 और H2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा प्रोसेस बोलते हैं रिवर्सिबल। और एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्स क्या होता है, जैसे कि व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म, बट नेवर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिकम्पोज इनटू कार्बन, कोक। जब कार्बन को हम लोग एयर में, हवा में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक में कन्वर्ट हो जाए, कोयला में कन्वर्ट हो जाए, कभी नहीं।
सो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हुआ, बट प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट में तो नहीं आया। सो ऐसा टाइप का रिएक्शन हो जाता है, आई मीन प्रोसेस हो जाता है इरिवर्सिबल, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, बैक फिर आ नहीं पाए। सो रिवर्सिबल एक बार थ्योरी देख लेते हैं। प्रोसेस दैट फॉलो द रिवर्सिबल पाथ। रिवर्सिबल पाथ मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, या ऐसा बोल सकते हैं इनिशियल जहाँ पे था उससे वो फाइनल पोजीशन पे गया, और जहाँ पे फाइनल में गया वो फिर से अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, जैसे साइक्लिक बताए थे 15 नंबर, वही वाला पाथ है, ठीक है। रिवर्सिबल पाथ जैसे कि द प्रोसेस जो कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप से पार करके वो फाइनल पॉइंट में जाएगा और वो क्या है फिर से बैक आ जाएगा, ठीक है। ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल, इन्फिनाइट, और चेंजेस होगा और उसके बाद क्या होगा फिर से अपना वो पुराना स्टेट में आ जाएगा, दैट इज अ रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जिसमें ये नहीं होगा, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, चाहे हम जितना भी अमाउंट ऑफ हीट उसमें दे रहे हैं, कुछ भी चेंजेस एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करें, बट वो पुराना अपना स्टेट में, स्टार्टिंग का स्टेट में नहीं आ पा रहा है फिर से, ठीक है, फाइनल में जाने के बाद, तो वैसा को इरिवर्सिबल बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना बट प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। 18 नंबर पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ मीन्स रास्ता। तो दीज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो, जैसे कि वर्क हुआ, हीट हुआ, कैसे हो रहा है रास्ता, मतलब कि शॉर्ट हो गया, मतलब शॉर्ट रास्ता मतलब कि, या लॉन्ग रास्ता, जैसे कि मान लो सपोज यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक है कि यहाँ से यहाँ गया, एक है तरीका यहाँ से ऐसे जाने का, एक तरीका है यहाँ से यहाँ जाने का। तो ये जो बहुत सारे रास्ते हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में वर्क होगा, हीट होगा, ये सब। तो क्वेश्चन क्या होता है, पहले ही बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को लेके पढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क इज़ 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं, पॉइंट वाइज मेरा नोट्स है, ताकि याद करने में, समझने में इजी होगा, क्योंकि लिखना तो है नहीं, ये 11th का तो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है नहीं जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो, इसलिए पॉइंट वाइज हम लोग क्लियर किए हैं। और वैसे ही हम लोग नोट्स भी बनाए हैं, ताकि वैसे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, और वो सब पढ़ना है जो आते हैं। फालतू का वैसा क्वेश्चन पढ़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि 11th का एग्जाम को लिखना नहीं है। सो नेक्स्ट क्या है, 11th क्लास में क्या होता है, हमको A to Z पढ़ना रहता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ देगा, बोर्ड एग्ज़ाम में। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट और जो फिक्स रहता है वो आते हैं। तो हम लोग को इम्पॉर्टेंट, फिक्स और बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वैसे 11th या 12th कोई क्लास में हम लोग एकेडमिक क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जान रहे हैं एनर्जी का टाइप्स है। वैसा एनर्जी जब बॉडी, आई मीन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स मोशन में हो, डेट इज तब उसमें जो एनर्जी होता है, डेट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड फिजिक्स में हम लोग पढ़े काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एटम्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स जब वो मोशन में हो, ठीक है। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है, मतलब बॉडी में कोई मोशन नहीं हो, मूवमेंट नहीं हो। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², m मास एंड v क्या हो गया, वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो ये सम होता है, आई मीन ऐड होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी वाला बात भी हो और साथ में पोटेंशियल एनर्जी वाला बात भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर डेल्टा यू। यू यहाँ पे यू इज़ अ सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एंड डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या है, हिंदी में अगर बोले तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, आई मीन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, प्लस कर देना है। सो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज़ करेगा। और चेंज इन, क्योंकि डेफिनेटली डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज कब होगा, जब इंक्रीज़ करेगा, है ना, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ मतलब बढ़ने के बदला डिक्रीज़, कम होने लगे, तो समझ जाएंगे कि डेल्टा यू का, आई मीन चेंज जो हो रहा है इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या है, हीट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी।
हीट इंटरनल एनर्जी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हम लोग ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हम लोग देखते हैं। हीट वैसे फिजिक्स कोई भी ये डिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हीट फिजिक्स का एक मेन चैप्टर में काउंट होता है, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हीट अपना एक चैप्टर है, बट थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है, तो हम लोग हीट का जितना थोड़ा नॉलेज जरूरी है वो पढ़ा देते हैं। बट अगर एक्चुअल में बोलें तो हीट एक चैप्टर है, वो भी डिटेल में एक मतलब बोल सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फिजिक्स का एक चैप्टर है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का सिलेबस में, ठीक है। बट थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जितना ज़रूरी है उतना हम लोग देख लेते हैं। बाकी हीट पे तो हम लोग हम बहुत सारा लेक्चर भी इस पर हीट चैप्टर पे लेक्चर भी बहुत सारा बहुत सारा पार्ट में इसका वीडियो भी बनाया है, तो उसको एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम डिस्प्लेस द बॉडी ऑफ इट्स ऑन डायरेक्शन। वर्क क्या होता है हम लोग जानते भी हैं, W इक्वल टू वर्क एनर्जी, हम लोग पावर में पढ़े हैं चैप्टर में। वर्क क्या होता है? F इंटू एस, मतलब कितना फोर्स कोई बॉडी पे या कोई बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएं, कितना बल लगाएं, और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरा जगह चले जाना, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? डेल्टा DW का मतलब वर्क एक पर्टिकुलर एक स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो क्या होगा? FTS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करें, तो अगर हम स्मॉल अमाउंट का वर्क देख रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट का ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब बॉडी बहुत थोड़ा सा ही डिस्टेंस जाएगा। यहाँ पे था कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, हम इसमें फोर्स लगाए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं दूरी, दूरी हुआ। तो फोर्स लगाए तो फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है P इंटू DV, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? P क्या है यहाँ पे? P हम लोग यहाँ पे प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा V क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या होगा? कोई भी चीज़ जैसे चेंज इन टेम्परेचर तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, F फॉर फाइनल। जैसे चेंज इन एक्सेलरेशन तो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो ये एक फार्मूला और एक ये फार्मूला। फार्मूला को बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क का ही आगे हम लोग देख रहे हैं A और B दो टर्म। जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी में देखें ना, डेल्टा U पॉजिटिव होगा जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। डेल्टा U का जो वैल्यू है वो माइनस होगा, क्या कब? जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। सेम वर्क का भी दो है पॉइंट। अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड मतलब फैल रहा है, जैसे सपोज मान लो जैसे ये एक कंटेनर है, ओके। यहाँ पे क्या है? गैस का मॉलिक्यूल्स है। हम लोग जैसे यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी आएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और मॉलिक्यूल्स क्या है? काइनेटिक एनर्जी होने से मोशन आएगा, और ये क्या होगा? एक्सपैंड करेगा। मतलब अगर यहाँ तक है, चलो मान लो ये है इतना कंटेनर है, मतलब गैस अगर यहाँ तक है तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो था वॉल्यूम V1, बाद में जो आया दैट इज़ V2 वॉल्यूम। तो वही बात हुआ कि गैस अगर एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क क्या होगा? वर्क जो उसमें सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का केस में बोलेंगे कि फाइनल जो होगा वॉल्यूम वो ग्रेटर होगा इनिशियल वॉल्यूम से, डेफिनेटली, है ना। फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो गैस का इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा होगा हमेशा, ऑलवेज। एंड W जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये याद रखने वाली बात है। W जो होगा, वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन गैस अगर कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस मतलब दब जा रहा है, कैसे? तो मान लो यही कंटेनर है, इसको हम क्लोज बंद कर देते हैं और एक पिस्टन लगा देते हैं। तो पिस्टन से क्या, जैसे ही टेम्परेचर हीट कर रहे हैं तो गैस का मॉलिक्यूल्स में मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो वो मोशन में आएगा, मूव करने लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, हो सकता है यहाँ तक जाए। लेकिन जैसे पिस्टन वहाँ पे हम लोग अटैच किए हैं, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो पिस्टन जैसे हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो गैस क्या है, और ऊपर जाने के बजाय पिस्टन का प्रेशर से वो और नीचे आने लगेगा, या जहाँ है वहाँ आएगा, या नीचे और आने लगेगा दब के, प्रेशराइज होके। तो क्या होगा? वो एक्सपैंड फैल ना होके वो क्या हो रहा है? और दब रहा है, नीचे आने लगा, क्योंकि पिस्टन लगा दिए हैं। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है? वर्क तो बिल्कुल हो रहा है, वर्क हो रहा है सिस्टम में, लेकिन इसमें क्या है? इनिशियली ग्रेटर हो जाएगा फाइनल से। मतलब इनिशियल जो होगा बोल सकते हैं, तो ये जो इसमें जो वॉल्यूम होगा, तो इनिशियल का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर हो जाएगा फाइनल का वॉल्यूम से, ठीक है।
और इसमें वर्क डन जो होगा, वर्क डन तो होगा लेकिन वर्क डन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्लियर है। और एक बात यहाँ पे जब हम लोग देखे थे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, अगर एक छोटा सा अमाउंट के लिए वर्क निकाले तो डी लिखा डिफ्रेंशिएट होता है, डी डब्ल्यू क्या होगा, क्या वर्क का होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा के कितना दूर तक वो गया, तो जितना दूर तक गया, मान लो यहाँ पे था पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ चला गया, तो यहाँ इतना दूर गया, तो इतना दूरी क्या, डिस्प्लेस को हिंदी में दूरी बोलते, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स लगाया तब ना ऐसा हुआ। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा अगर स्मॉल अमाउंट का वर्क है तो स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी भी छोटा ही होगा, डी एक्स। और इसका एक और फॉर्मूला है पी इंटू डी वी। सो यहाँ पे वी हम वेलोसिटी बोल दिए। सो वी इज़ नॉट हियर, वी इज़ नॉट वेलोसिटी, वी इज़ वॉल्यूम। सो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे एक्सेलेरेशन, चेंज इन एक्सेलेरेशन क्या होता है, फाइनल इन एक्सेलेरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलेरेशन। वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सेम वैसे ही अगर हम बोलते हैं कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा। सो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, सो ये वी वॉल्यूम है, ना कि ये वेलोसिटी है। सो अब हम लोग आगे देखते हैं। सो ए नंबर में क्या था, अगर गैस फैल रहा है कंटेनर में, जो भी हम बताएं डायग्राम में, तो गैस फैल रहा है तो वर्क तो डेफिनेटली हो रहा है, तो वर्क होगा क्या, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेटर होगा इनिशियल वॉल्यूम से। डेफिनेटली यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, विल बी पॉजिटिव। ये क्या है, शॉर्ट में लिखा है, ये पॉजिटिव है। और अगर गैस फैलने मतलब कंप्रेस करने लगे, मतलब कि पिस्टन यूज़ किए हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ किए, तो वर्क तो बिल्कुल उसमें भी हो रहा है, बट इसमें क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ही बड़ा हो जाएगा फाइनल से, क्योंकि फाइनल के आप तो फिर वो इनिशियल की तरफ आने लगा ना, क्योंकि फाइनल जो है वो इनिशियल की तरफ कैसे आने लगा, क्योंकि पिस्टन यूज़ करे तो वो तो नीचे की तरफ आने लगेगा, कंटेनर में नीचे की तरफ आने लगेगा गैस का वॉल्यूम, तो वो इनिशियल वाला बात हो गया। सो इनिशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम से, और इसमें जो वर्क हो रहा है वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ, नेगेटिव होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हेडिंग। सो यहाँ पे जैसे कि इंटरनल एनर्जी में ए और बी पढ़े थे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कब इंक्रीज कब डिक्रीज, वैसे ही वर्क में भी ए और बी देखेंगे, कब पॉजिटिव वर्क कब नेगेटिव वर्क। ठीक है, क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है, गैस का एक्सपेंड होने से क्या होता है, गैस कंप्रेस होने से क्या होता है, और ये पूछता भी है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, आई मीन पैरामीटर ऑफ सिस्टम। तो क्या होता है, द थर्मोडायनेमिक ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर। सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, या पैरामीटर ऑफ सिस्टम क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जैसे कि मान लो टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, प्रेशर हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी हुआ, जिसको यू बोलते हैं, टेम्परेचर को टी बोलते, वॉल्यूम को वी बोलते, जो अभी जस्ट बताए थे, तो अदर पहले प्रेशर को पी बोलते हैं। तो ये सब जो क्वांटिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, द थर्मोडायनेमिक ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी। जो भी डिफरेंट टाइप के क्वांटिटी होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, फिर इंटरनल एनर्जी, हीट, आई मीन एंथैल्पी, तो ये सब क्या होता है, पैरामीटर है। ठीक है, सिस्टम का पैरामीटर मतलब कोई भी मेज़र करने का, नापने का एक इकाई है सिस्टम का, तो इसी को हम लोग पैरामीटर ऑफ सिस्टम बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द स्टेट। अ रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल फॉर द सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो कि अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, आई मीन हीट, यही सब होता है। तो वैसा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो रिलेशन बताता है, क्या कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का, ठीक है, जब ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट, ये एक ऐसा रिलेशन बताता है, किसका रिलेशन बताता है, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उसका क्या है, ये रिलेशन बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे कि मान लो थर्मोडायनेमिक स्टेट आइडियल गैस का क्या हुआ, PV = RT। एम तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को लेके क्लियर कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे है क्या, तो PV = RT। ये आइडियल गैस PV = RT होता है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फिर फर्स्ट लॉ, देन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में भी चेंज इन एंथैल्पी बहुत कुछ है, फिर सेकेंड लॉ, और उसके बाद हेस लॉ, और बहुत कुछ है जो एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग पॉइंट वाइज बहुत ही तरीक़ा से फार्मूला डिराइव करके उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
सो अभी तक में आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। इक्वेशन ऑफ द स्टेट क्लियर है, इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पे हो गया। सो यहाँ पे हम लोग ओवर करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट है क्या, जो रिलेशन बताता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच का। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है क्या, तो यही सब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, यही सब। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इसके आगे जाएंगे। आई मीन फर्स्ट लॉ, देन सेकेंड लॉ, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, बहुत कुछ अभी पढ़ने को है थर्मोडायनेमिक्स में। ओके।